8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 8 नवंबर 2016 आज से ठीक 5 साल पहले जब रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के एक ऐलान के बाद से पूरा देश सख्ते में आ गया था। पीएम ने ऐलान किया था कि वर्तमान में जारी 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जिसे सुनकर आम इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों में भी हलचल पैदा हो गई थी। इसे दिया गया नोटबंदी का नाम। इसके बाद से 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी। एटीएम के सामने भी ये कतारें 3 महीने तक खत्म नहीं हुई। 500 के नए नोट के साथ 2000 का नया नोट भी आया और 1000 का नोट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नोटबंदी का ऐलान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि इससे दूरगामी परिणाम होंगे, भ्रष्टाचार पर करारी चोट पहुंचेगी, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, काले धन का भी अंत हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए विपक्ष की बातों को दरकिनार करते हुए देश की जनता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का साथ दिया। अब नोटबंदी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। हमारे सामने इसके परिणाम भी है, फायदे नुकसान का आंकलन भी है। इसलिए कितनी कामयाब रही है नोटबंदी, इसके फायदे और नुकसान क्या रहे, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई, इन सवालों के जवाब हम अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। तो जाली नोटों पर असर, ये नोटबंदी का फायदा जो गिनवाया गया। बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर जो जाली नोट इस्तेमाल हो रहे थे वो एक झटके में ही यूजलेस हो गए। कैशलेस भुगतान बढ़ा, ये फायदा गिनवाया जाता है। यूपीआई के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। डिजिटल लेन देन की वजह से ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक बढ़ा दी गई है, ये भी नोटबंदी की वजह से ही हुआ है। टेररिज्म, नक्सलवाद और एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं कम होने का दावा किया जा रहा है। किसानों, व्यापारियों या आम लोगों को भी फायदा पहुंचा है। किसानों को सीधे सीधे अब उनके अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। बीच में जो दलाल अपना कमीशन खाते थे उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। कैश का इस्तेमाल कम नहीं हुआ। लॉकडाउन में लोगों के पास कैश बढ़ा। रोजाना की जरूरतों के लिए लोगों ने कैश को जमा करना शुरू कर दिया। ये कुछ नुकसान भी गिनवाए जाते हैं। त्योहारी सीजन में कैश की ज्यादा डिमांड रहती है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अपने पास कैश रख सके। बड़ी संख्या में व्यापारी अभी भी कैश पर नहीं निर्भर है। तकरीबन 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। जाहिर तौर पर जब अकाउंट ही नहीं है तो सारा लेन देन उनका कैश में ही होता है। 29 अक्टूबर 2021 तक बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए ये हो गई। वित्त वर्ष 2020 में 16.8% वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021 में इसमें 7.2% की वृद्धि नोटिस की गई। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, आईएएफ के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमन अग्रवाल जी आपका। सबसे पहले मेरा सीधा साफ से यही सवाल, नोटबंदी के 5 साल क्या है अब अर्थव्यवस्था का हाल? कितनी मजबूत हुई अर्थव्यवस्था? जो दावे किए जा रहे थे किस हद तक वो कारगर साबित हुए हैं? देखिए जी, जो नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें, आज जो अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है, पूरे विश्व के मामले के अंदर देख के चले अगर हम, तो जिस तरीके से रिकवरी हमें पिछले 1.5 साल में देखने को मिली कोरोना के बाद से, कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से, वो जो है मापदंड के मामले में बहुत अच्छी रही है। पूरी ग्रोथ फैक्टर किसी भी देश का देख लीजिए, इतना कहीं नहीं बढ़ा। फिस्कल डेफिसिट इतनी कम रख के भी देश आगे नहीं चल पाया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कोई भी देश आप लेके चले जी। और उसके बावजूद जो ग्रोथ फैक्टर हमारे को देखने को मिल रहा है, इस समय भी विश्व की पहली 2 तेज देशों में से हिंदुस्तान माना जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, कोरोना काल में जब महामारी फैली हुई, देशों के पास पैसा नहीं है, उस समय में भी हिंदुस्तान में पैसा आया है। करीबन
इस समय 642 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है। डेढ़ साल पहले हमारे पास करीबन 550 से 560 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर करीब हमारे पास इस साल के अंदर अंदर आ गया है। करीबन पिछले साल देखें तो 76 बिलियन डॉलर आया, जो पूरे 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा रहा है। करीबन 6 बिलियन डॉलर पर माह के रेट से पैसा आया है हिंदुस्तान में निवेश के लिए। वो निवेश के लिए क्यों आया है? क्योंकि एक फॉर्मल सेटअप, एक फॉर्मल सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी की तरफ हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ी। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं कहता हूं जो हुई है, जो आप लोग कैश लेस इकोनॉमी की बात करते हैं उससे ज्यादा, वो ये है कि ऐसे तबके को लेस कैश की तरफ लेके गए, डिजिटल पेमेंट गेटवे की तरफ लेके गए, जिसको कितना भी आप पढ़ा लीजिए आप नहीं लेके जा सकते थे। विश्व के अंदर क्रेडिट कार्ड 1970 और 80 के बीच में आए। उन्होंने दावे किए कि जो है वो लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे विश्व के अंदर, जबकि आज भी अमेरिका जैसी देश में 40% कैश इकोनॉमी, बहुत बड़े बड़े देशों में 50 से 60% कैश इकोनॉमी है। वो कैश लेस नहीं कर पाए हैं बिल्कुल। पर इस एक झटके ने उस वर्ग को जिसको पढ़ाना भी मुश्किल था उसको डिजिटल बना दिया। उसका फायदा ये कि आज वो एक इंसान जो परचून की दुकान चला रहा हो या मोची का काम कर रहा हो, चाहे वो चाय की दुकान चला रहा हो, वो पैसा उसके अकाउंट में जाता है। नहीं तो वो शाम तक पहुंचते पहुंचते वो दोस्तों के साथ, यारों के साथ शराब में या जुए में उड़ जाता था और घर की वृद्धि नहीं हो पाती थी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। वो आज आदमी उस पैसे को, क्योंकि बैंक में गया है या अकाउंट में गया है, डिजिटल अकाउंट में, वॉलेट में, उस पैसे को कहीं उड़ाता नहीं है और वो उससे घर की वृद्धि बढ़ोतरी की बात करता है। और हम जीएसटी की बात करें, जो इस समय 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार होने की उम्मीद है, वो 1 लाख पे हम कर नहीं पा रहे थे, एकदम से 1 लाख से 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो व्यवसाय, जैसे आपने भी अपने उसमें दिखाया, डेटा में दिखाया कि जो व्यवसाय थे वो सारा कैश में लेन देन कर रहे थे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज पिछले 15 साल से लगी हुई हैं कि किस तरीके से कैश में जो छोटे व्यापारी हैं ट्रांजैक्शन को रोकें, गोल्ड के जो लोग गोल्ड या सिल्वर बेचते हैं उनकी ट्रांजैक्शन को रोकें। बड़े सारे तरीके अपनाए गए पर नहीं रोक पा रहे थे। पर इसकी वजह से जो ये और जीएसटी के लागू करने से जो इम्पैक्ट आया कि छोटा व्यवसाय भी अब एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, डिजिटल गेटवे की तरफ जा रहा है और उससे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, लेबर को भी दे रहा है पैसा, तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहा है। ये नहीं है कि कैश में जा रहा है। जरूर मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसे, जैसे आपने कहा कैश बढ़ा है, करीबन 15 लाख करोड़, इस समय 45 लाख के करोड़ के करीब, 45 लाख करोड़ के करीब लिक्विडिटी मार्केट में है कोरोना की वजह से और कारणों की वजह से। पर ये हमारी जो मनी सप्लाई है, जो ग्रोथ होती थी पहले 15%, 18% होती थी, मतलब कितना नया पैसा मार्केट में उतरा है। हर साल 15 से 18% ग्रो होता था पिछले 10-12 साल, 15 सालों में, 2014 से पहले। पिछले 5 साल में सिर्फ 9 या 9.5, 10% के रेट पे ग्रो किया है, जो बहुत कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में ग्रो किया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इंटरेस्ट रेट लो रखा गया, इतने समय तक कभी भी नहीं रखा गया, इतने समय तक आरबीआई ने ग्रो रखा है, कंट्रोल फ्रेम। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो दिखाते हैं। और जहां तक ग्रोथ की बात है, जॉब्स की बात है, अब हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिसेशन में चली गई थी, वो ग्रो कर रही है, वो हायरिंग कर रही है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री काफी हद तक, हॉस्पिटल हेल्थ केयर वगैरह बहुत बुरे हाल में थे, अब वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल ग्रो कर रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो पिछले 10-12 साल में रिसेशन में जाके नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रही थी, वो वापस ठीक हो गई हैं। कुछ जरूर इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कोरोना की वजह से नेगेटिव गई हैं। मेरे विचार में वो वापस बाउंस बैक अगले 5 से 6 महीने में देखने को मिलेगा, करेंगी। जी, आपने ये तमाम फायदे तो गिनवा दिए, लेकिन नुकसान भी क्या हुआ है नोटबंदी के इस बड़े फैसले की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को? क्या क्या नुकसान हुआ है सर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नुकसान जो हुआ है एक सेंटिमेंटल वैल्यू का सबसे पहले हुआ है कि एक नोट के साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू बनी होती है। विश्व में भी ये देखते हैं कि अगर कोई डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी शुरू में देखने को मिला कि इम्पैक्ट देखने को मिला कि क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है। हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी किया गया है 2 बार, और देशों में भी किया गया है, सिंगापुर जैसे देश में किया गया है। वहां पे भी जब किया जाता है तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में भेजता है, वो शुरू में देखने को मिले पर वो रिकवर हो गए। दूसरा जो नेगेटिव चीज देखने को मिली कि जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ थी, अगर हम देखें 15-16 के बाद से 2 साल 3 साल तक 19 तक बहुत ज्यादा लो रही है, बहुत तेजी से वृद्धि नहीं करी है। और उसका इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन पे भी हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे भी हुआ। वो चीज हमें देखने को मिली जो सरकार को भुगतना भी पड़ा है, क्योंकि उसका टैक्स रेवेन्यू कम आएगा उस वजह से।
उसकी जो इनकम है, जो क्षमता है कोई काम करने की देश के लिए, वो भी कम हो जाती है। तो वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, वो दोनों ही, डिमोनेटाइजेशन का भी और जीएसटी का भी, दोनों का इम्पैक्ट देखने को मिला उस चीज के ऊपर। पर अब उसका जो फायदा है, क्योंकि कोई भी जब इतनी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पॉलिसी ली जाती है, उसका इम्पैक्ट 2 से 3 साल में आता है, कभी भी इमीडिएटली नहीं आता है। और वो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट अब देखने को ज्यादा मिल रहा है एवर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके हाँ। मर्ज हुए। छोटे छोटे जो जो कैश के दूरी पे चलते थे, उनको अगर जिन्होंने अपना बिजनेस का ट्रेंड चेंज कर लिया, उनका तो ठीक हो गया, वो अब बढ़ भी रहे हैं, बड़े भी बन रहे हैं। पर जो अगर अभी भी बिजनेस उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे 2016 में, 15 में, 14 में चलाते थे और कैश इकोनॉमी के दम पे चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक अभी भी चल रहा है। और वो उस बेनिफिट को रीप नहीं कर पा रहे हैं। और ये वर्क छोटा नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये वर्क आज से नहीं बना है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय 98% टैक्स था, मतलब 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए अपने पास रखो और 98 रुपए सरकार को दे दो। बिल्कुल, आप बहुत सोचिए महत्वपूर्ण उस बात आप कह समय रहे फिर हैं वो अमन कैश अग्रवाल जी। इकोनॉमी की फिलहाल तरफ आप हम हमारे गए। साथ अब वो बने एकदम से रहिए, चेंज मुझे नहीं यहाँ हो पर रुकना सकता है। होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे अमन अग्रवाल जी से आगे और करेंगे जानने की कोशिश कि नोटबंदी के समय काले धन का बहुत रोना रोया गया था। उस काले धन का क्या हुआ, किस हद तक उस पर अंकुश लग पाया नोटबंदी के इस फैसले के बाद, इस सवाल का जानेंगे जवाब। अग्रवाल जी, नोटबंदी जिस समय की गई थी, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, काले धन को लेकर भी बहुत हो हवा मचा था, काफी हल्ला देखने को मिला था, आपने भी काफी हद तक सुना होगा। काले धन का हुआ क्या, किस हद तक उस पर अंकुश लग पाया, किस हद तक सरकार जिस दूरदृष्टि के साथ इस नोटबंदी जैसे बड़े फैसले को लेकर आई थी सफल हुई है, बताइए सर। देखिए जी, पहली बात, जितने दावे किए जा रहे थे उतना जो है काला धन में कमी देखने को हमें नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात ये कहें कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा, बिकॉज जहां इनफॉर्मल इकोनॉमी कम हुई है और फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि कुछ लोग जो काले धन में, मतलब जिस पैसे पे हम टैक्स नहीं देते हैं उसको काला धन कहा जाता है, तो वो जो काला धन है वो उसमें कमी हुई होगी। बिकॉज जो लोग नॉन टैक्स में टैक्स में आ गए, इनफॉर्मल से फॉर्मल में आ गए, डिजिटल में इम्प्रिंट क्रिएट किया जा रहा है, तो उससे दिखाई दे रहा है कि कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, तो सरकार के नेट में भी आ रहा है। तो इसलिए वो तो थोड़ी बहुत कमी हुई है और आगे जाके और कमी होगी। पर ये कहें कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ा एकदम से चेंज आ जाएगा, वो हमें देखने को पहली बात नहीं मिला है जी। क्योंकि दोबारा वापस जो है कैश इकोनॉमी की ग्रोथ कोरोना की वजह से पिछले 1-1.5 साल में काफी ज्यादा हुई है। जैसे मैंने बताया कि आरबीआई की जो मनी सर्कुलेशन था वो ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, जो पहले तो होता था, जिस समय कलेक्शन किया गया था उससे दुगना के करीब इस समय मार्केट में है। तो इसलिए बढ़ा तो है ही वो। दूसरी चीज जो देखने की बात ये है, जो आपने कहा, एक ये था कि करप्शन भी हो सकता है कम हो जाए, वो भी जो है अनफॉर्चुनेटली ये सरकार काबू नहीं कर पाई है। जो करप्ट ऑफिसर्स थे वो कहते हैं हमने को जो हमें अभी मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, जो हमने गंवाया है डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो भी हमें भरपाई करो, और वो अभी भी भरपाई करने में लगे हुए। तो इसलिए करप्शन का जो रेट है वो उल्टा दुगना और तिगुना हो गया है और करप्शन में कमी हमें देखने को नहीं मिली है, जबकि सरकार ने काफी साथ ही अमन अग्रवाल जी, नोटबंदी के बड़े फैसले को जीडीपी पर एक ऐसी चोट के तौर पर भी देखा जा रहा है जो आज तक नहीं भर पाई है, जिसका जख्म आज तक है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो जीडीपी की ग्रोथ है, पहली बात हम $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी नॉर्मल रेट में है। अगर हम पीपीपी में देखें तो इस समय हम $12 ट्रिलियन, $12,000 ट्रिलियन की इकोनॉमी के, $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मतलब कि विश्व के अंदर पहले 3 देशों में आते हैं पीपीपी के बेसिस पे, और पहले 7 देशों में, 7 से 8 देशों में आते हैं अगर हम नॉमिनल इकोनॉमी को देखें। तो वृद्धि तो हमारी हुई। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट देखने से फायदा नहीं होता है। देखने से फायदा ये होता है कि एक आम आदमी को कितना उसका भागीदार मिल पा रहा है, उसको बेनिफिट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। वो बेनिफिट मिलता है 2 चीजों से। पहली चीज कि उसकी जेब में रुपया आए, दूसरी चीज वो जो रुपया आए उसमें से कुछ बचा सके। मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है या नहीं है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो जितना पैसा भी आ जाए, अगर किसी की जेब में 10,000 रुपए भी आ जाए और 9,000 रुपए खर्च हो जाए तो उसको क्या मिलेगा, क्या बचेगा। तो इसी तरीके से कि जीडीपी तो ग्रोथ हुआ, आपका तो ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई, पर वो इन्फ्लेशन खा गई। तो पहले हम देखते थे 2008, 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई, पर इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में था। तो उस वजह से जो खत्म नहीं होने वाली नहीं, हाँ, वही मैं, एक स्टेबिलिटी है, दृढ़ता है, और आगे जाके
बिकॉज अब सरकार को पता है, बिकॉज जैसे फॉर्मलाइजेशन होता है हाँ। तो सरकार को पता चलता है कि भाई कहाँ कहाँ निवेश हो रहा है, किस किस के लिए क्या क्या स्कीम निकालें, कहाँ कहाँ पे हम और निवेश करें या कुछ निवेश मंगवाएं बाहर से। अभी तक तो पता ही नहीं चल पा रहा, बिकॉज जो है आधी इकोनॉमी तो कैश इकोनॉमी पे चल रही है। हाँ। तो अगर हॉस्पिटल की जरूरत है, बन पा रही है, नहीं बन पा रहे हैं, निवेश डालें या बैंकों को करें, निर्धारित करें या उसको ओपन करें, अभी समझ ही नहीं आ रहा था। अब जब जैसे फॉर्मलाइज होगी इकोनॉमी, उस तरीके सरकार को पता चलेगा, उस तरीके से राइट प्रोग्राम्स, राइट जो कंसेशन होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, वो दे सकती है और उन लोगों के बेनिफिट कर सकती है। जैसे पहले हम गैस का देखें, गैस सभी को सब्सिडी मिल जाती थी, अब मेरे को भी मिल रही थी सब्सिडी जब मेरे को जरूरत नहीं थी। जैसे ये सरकार ने किया तो मैंने अपनी सब्सिडी फोरगो कर दी, मैंने कहा मेरे को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो वो सब्सिडी किसी और के बेनिफिट में आ रही है। अब ये तभी हो पाएगा जब हम उसको पारदर्शिता लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सरकार ने कोशिश करी वो देने की, उसकी बात करेंगे। पर अगर हम पुराने धर्रे के हिसाब से चलते रहेंगे तो वो चीज अभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। साथ ही अमन अग्रवाल जी, नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर, माओवाद पर एक बहुत बड़ा और कड़ा प्रहार नोटबंदी के इस बड़े फैसले को देखा गया था, उसमें किस हद तक कामयाबी मिल पाई है, किस हद तक आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में भारतीय सरकार कामयाब हो पाई है? नहीं, मेरे विचार में पहले 4-5 साल में तो काफी हद तक वो कामयाब हुई है और उनकी काफी कमर तोड़ी है उन्होंने। हमें देखने को मिला जिस तरीके से हर 2-3 महीने में कोई ना कोई घटना हिंदुस्तान में हर एक प्रांत में देखने को मिल जाती थी। कभी बस अड्डे पे होती थी, कभी रेलवे में होती थी, कभी हवाई जहाज में भी झटके मिलते थे, कभी और जगह भी चीजें होती थी, मार्केट्स में होती थी। तो हर 3-4 महीने में लेके चले, हर महीने में एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हमें देखने को मिलती थी आतंकवादियों की वजह से। अब वो देखिए, पिछले 5 साल में हमें ऐसी खबरें बहुत कम देखने को मिली हैं। जरूर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे चीजें होती हैं, वहां पे कुछ हो रही हैं चीजें जिसको सरकार मुहिम भी कर रही है, बट इतनी जो चीजें होती थी वो नहीं हुई है। तो ये कहूं कि ये आगे भी चलेगा, मेरे विचार में नहीं है। सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, डिफेंस के अंदर भी उठाए हैं, एंटी टेररिज्म में भी उठाए हैं। हो सकता है उन्हें देखने को बेनिफिट मिले, क्योंकि एक साइकिल होती है, जैसे इस तरह से समझा ये हो जाए सकता है कि दोबारा प्रोस एंड आने की कॉन्स उम्मीद के साथ नोटबंदी का ये फैसला देश को एक मजबूत स्थिति में आगे भविष्य में ले जाता हुआ। जरूर जी, मेरे विचार में बहुत अच्छे से मजबूती की तरफ लेके जाएगा। अगर हिंदुस्तानी ये समझता है और उसके साथ आगे चलता है तो अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, उसका सेविंग अकाउंट भी बढ़ेगा, जनधन के थ्रू जो बनाया या और तरीके से बनाया, और उसमें जब वृद्धि होगी तो स्ट्रेंथ आएगी, तो उसमें उसको अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, एक आम आदमी का रहन सहन जो है वो बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी और चीजें बढ़ के आदमी वृद्धि और देश वृद्धि की तरफ जाएगा। अमन जी, एक बात कही जाती थी कि कैशलेस करना है, लेकिन कैश का इस्तेमाल तो अभी भी कम नहीं हो पाया है। ऐसे में इसे लेकर और अभी मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता नजर आती है? मेरे विचार में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। सरकार को ये देखना जरूरी है कि लोग अभी भी कैश की तरफ क्यों उलझावित हो रहे हैं। 2-3 चीजें हैं कि काफी जगह जो है कैश, अब जैसे हॉस्पिटल में लेके जाएं, हर एक के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, डिजिटल पेमेंट तो कर रहा है पर इतना ज्यादा डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता, उसमें लिमिटेशन है। अभी कभी हॉस्पिटल में 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए जमा करना पड़ता है, वो कहता है इमीडिएटली जमा कराओ। तो वो आप अगर 10,000 रुपए की लिमिट है तो कैसे करेंगे? ये जो सिस्टम हमने बनाए हैं सरकार को एक्सपैंड करने पड़ेंगे ताकि उसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यूज हैं वो बढ़ाई जा सके। ठीक है। दूसरी चीज जो देखने की बात है कि काफी सारे ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं अभी भी। अब जैसे एटीएम, अगर हम लोग एटीएम से निकालना चाहते हैं तो उसके ऊपर अब पैसा देना पड़ता है। अगर उस पैसे को कम किया जाए तो आदमी कहेगा मैं कैश क्यों रखूंगा, मैं जब चाहूंगा मैं एटीएम से निकाल के पैसा यूज कर लूंगा। मेरे को याद है जब मैं अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था। क्या कहेंगे आप? नोटबंदी से देश को क्या हासिल हुआ, क्या मिला? फाइनल कमेंट आपका। मेरे विचार में देश को आगे का भविष्य अच्छा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, और वो भविष्य बॉटम से आता है, कभी भी टॉप रूट से नहीं आता है। टॉप में बहुत सारा पैसा 1-2 लोगों के पास होता है, पर जो ज्यादातर पैसा होता है, जो वृद्धि होती है, स्ट्रेंथ आती है, वो टॉप बॉटम से आती है, बेस जिसे कहते हैं। हमारा बेस हिंदुस्तान में बहुत वीक रहा है, उसको कमजोर रखा गया है बहुत समय तक। अब ये जो चीजें हुई हैं उससे उसमें स्ट्रेंथ आएगी, आगे बढ़ने की क्षमता आएगी, इच्छा आएगी, और वो जो इच्छा जागृति है वो हिंदुस्तान को अगले 20-30 साल के लिए बढ़ोतरी का रास्ता दिखाएगी। ठीक है, और इन तमाम उम्मीदों के साथ हिंदुस्तान विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।
तो चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।